हमारे पास में समीकरण 2 प्राप्त हो चुकी है। एक बार दोबारा से देख लें किस प्रकार से हमारे पास समीकरण 2 प्राप्त हुई है। सबसे पहले अपन ने एक अवतल दर्पण की सहायता से बिंब AB का प्रतिबिंब AD BD तैयार किया। रिलेशन अपन U, V और F में देखेंगे। इसका मतलब वो दूरियां हमारे डायग्राम में भी होनी चाहिए, जैसा कि अपन दर्शा चुके हैं U, V, F और साथ में अपन ने R भी दर्शा दिया। हालांकि R अपने रिलेशन में नहीं आने वाला है। चिन्ह परिपाटी ये कहती है कि आपतन की विपरीत दिशा में अगर आप चल रहे हैं तो वो दूरियां ऋणात्मक आनी चाहिए, जैसा कि अपन ने ऋणात्मक ही ली है। फिर अपन ने इसमें 2 समकोण त्रिभुज ऐसे देखे हैं जो आपस में समरूप सिद्ध हो रहे हैं। वो 2 समकोण त्रिभुज हैं ABP और AD BD P। इसमें 2 कोण आपस में बराबर नजर आ रहे हैं आपको। कोण APB बराबर है कोण AD BD थीटा के परावर्तन के नियम से। इसके बाद कोण BAP बराबर है कोण BAD P के, और ये समकोण है 90 डिग्री। तो जब 2 कोण आपस में बराबर हैं तो अपन कह सकते हैं कि ये आपस में समरूप हैं। तो अपन ने समरूपता का प्रतिबंध अप्लाई कर दिया। समरूपता का प्रतिबंध ये कहता है कि उनकी संगत भुजाएं आनुपातिक रूप से बराबर होती। तो संगत भुजा AB के संगत है AD BD और AP के संगत है AD P। फिर अपन ने AP दूरी का मान यहां पर रख दिया -U, AD P दूरी का मान रख दिया -V। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और हमारे पास मेरे समीकरण 2 प्राप्त हो गई। AB बटा AD BD बराबर U बटा V। अब देखो अगली प्रक्रिया में अपन अगला त्रिभुज लेंगे और उनको भी अपन समरूप सिद्ध करते हुए इस प्रकार के एक समीकरण प्राप्त करेंगे। अगले 2 त्रिभुज कौन से ऐसे हैं जो समरूप सिद्ध हो सकते हैं? तो यहां पर नजर आ रहे हैं AD BD F और MPF। ध्यान दें, MP जो दूरी है वो थोड़ी वक्रीय नजर आ रही है। हालांकि ट्राइंगल में कोई साइड वक्रीय नहीं होती है, लेकिन अगर अपन छोटे द्वार का दर्पण लें तो एक बड़ी वक्र लाइन का छोटा सा भाग भी अपन क्या मान सकते हैं? सरल रेखीय मान सकते हैं। इसलिए आप यहां पर ये नहीं देखें कि MP वक्रीय है तो ये त्रिभुज नहीं है। ये अपन त्रिभुज ले सकते हैं अगर दर्पण का द्वारक छोटा है। तो अगले 2 त्रिभुज अपन ले रहे हैं समकोण त्रिभुज MPF व त्रिभुज AD BD F में। देखते हैं इन त्रिभुजों में कौन कौन से एंगल आपस में बराबर हैं और उनसे किस प्रकार से ये समरूप सिद्ध हो सकते हैं। तो एक एंगल तो यहां पर ये बराबर है, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है। कारण क्योंकि आमने सामने के ये शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर। तो मैं ये लिख सकता हूं कि कोण AD F BD बराबर है कोण MF P के, और ये बराबर है शीर्षाभिमुख कोण के कारण। तो शीर्षाभिमुख कोण की वजह से ये आपस में बराबर है। तो मैंने ये बात भी आगे लिख दी है कि शीर्षाभिमुख कोण होने की वजह से ये आपस में बराबर है। अगला देखो, ये कोण AD और यहां पर कोण P दोनों 90 डिग्री है। इसका मतलब ये कोण भी आपस में क्या है? बराबर है। तो कोण BD AD F बराबर है कोण MPF के, और बराबर में लिख देता हूं 90 डिग्री। इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज भी आपस में क्या है? समरूप है। अतः त्रिभुज MPF समरूप है त्रिभुज AD BD F के। जैसा कि अपन ने पिछले केस में यही किया था कि जब 2 त्रिभुज समरूप होते हैं तो अपन समरूपता का प्रतिबंध लागू करते हैं। तो समरूपता का प्रतिबंध क्या है कि MP के संगत है भुजा AD BD। तो अपन लिख सकते हैं
एम पी अपॉन ए डेस बी डेस बराबर एम पी भुजा के संगत ए डेस बी डेस, तो यहां पर पी एफ भुजा के संगत ए डेस एफ। तो मैं लिखूंगा कि पी एफ भुजा के संगत है ए डेस एफ। ध्यान दें, जो एम से लेकर पी तक की दूरी है वो लगभग बराबर है ए बी की। ज्योमेट्री ये कहती है, ज्यामिति से अपन लिख सकते हैं कि एमपी दूरी लगभग बराबर है किसके, ए बी के। तो ये परिवर्तन अपन यहां काम में ले लेते हैं। और साथ में पी एफ दूरी तो डिफाइन है, पी से लेकर एफ तक की दूरी है स्मॉल एफ, लेकिन ए डेस एफ डिफाइन नहीं है। ए डेस एफ ये दूरी डिफाइन नहीं है। तो ये दूरी अपन इन किन्हीं दो दूरियों के पदों में लिख सकते हैं। तो मैं यहां पर लिखूंगा कि पी एफ का मान तो अपन समीकरण 1 से माइनस एफ लिख देंगे, लेकिन ए डेस एफ का मान कितना लिख पाएंगे। तो ए डेस एफ बराबर होगा, ए डेस एफ को अपन लिख सकते हैं पी ए डेस माइनस पी एफ। अगर पी से लेकर ए डेस तक की जो दूरी है उसमें से अपन पी एफ को घटा देंगे तो हमारे पास में ए डेस एफ बच जाएगी। तो मैं लिखूंगा यहां पर पी ए डेस माइनस पी एफ। इसका मतलब ए डेस एफ, पी ए डेस क्या है चित्र में देख करके अपन बोले तो यहां पर माइनस वी है, चिन्ह परिपाटी साथ में लागू कर रहा हूं, माइनस एफ। इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूं कि ए डेस एफ का मान होगा माइनस वी प्लस एफ। और ये वाला मान अपन यहां पर डाल देते हैं। इसको मैं यहां पर समीकरण नंबर 3 डाल दूंगा। 2 समीकरण आ चुकी हैं, तो समीकरण 3 में ये परिवर्तन लागू करते हैं। समीकरण 3 में उपरोक्त परिवर्तन लागू करने पर, उपरोक्त परिवर्तन लागू करने पर, तो देखो एमपी को तो किसके बराबर लिख देंगे, ए बी की। तो एमपी को तो मैंने ए बी के बराबर लिख दिया बटा ए डेस बी डेस बराबर पी एफ। पी एफ का मान कितना बोल चुका हूं मैं, माइनस एफ बटा ए डेस एफ। ए डेस एफ को मैं बोल चुका हूं माइनस वी प्लस एफ। इसका मतलब हमारे पास में समीकरण 4 प्राप्त हो चुके हैं। तो समीकरण 1 थी हमारे पास में ए बी बटा ए डेस बी डेस बराबर यू बटा वी, और समीकरण 4 प्राप्त हुई है ए बी बटा ए डेस बी डेस बराबर माइनस एफ अपॉन माइनस वी प्लस एफ। इन दोनों समीकरणों को अगर अपन ध्यान से देखें तो इन दोनों समीकरणों के बाएं पक्ष आपस में बराबर हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि इनके दाएं पक्ष भी आपस में बराबर होंगे। तो एक बार आप दोबारा से देख लो कि समीकरण 4 कैसे प्राप्त हुई है। यहां पर अपन ने 2 त्रिभुज लिए, एक तो त्रिभुज है एम पी एफ और अगला त्रिभुज है ए डेस बी डेस एफ। इन दोनों त्रिभुजों में कोण ए डेस और कोण पी 90-90 डिग्री के आपस में बराबर हैं। फिर कोण एफ और इसमें कोण ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण होने की वजह से बराबर हुए। इसका मतलब दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। तो अपन ने समरूपता का प्रतिबंध लागू कर दिया। समरूपता का प्रतिबंध ये होता है कि संगत भुजाएं आनुपातिक रूप से बराबर होती है। फिर ज्योमेट्री से अपन ने एम पी को लगभग बराबर लिख दिया ए बी के। पी एफ दूरी अपने चित्र में दी हुई है, माइनस एफ है चिन्ह परिपाटी सहित। ए डेस एफ दूरी डिफाइन नहीं है, तो इसको अपन किन्हीं 2 दूरियों के अंतर में लिख सकते हैं। तो ए डेस एफ को अपन ने लिख दिया पी ए डेस माइनस पी एफ। तो ए डेस एफ हो गया पी ए डेस, पी से लेकर ए डेस तक की दूरी v, तो चिन्ह परिपाटी से माइनस v होगी, माइनस का चिन्ह। फिर पी एफ दूरी माइनस एफ, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो ए डेस एफ का मान आ गया माइनस वी प्लस एफ। ये परिवर्तन अपन समीकरण 3 में लागू करेंगे तो हमारे पास में एमपी के स्थान पर तो आ जाएगा ए बी, नीचे ए डेस बी डेस यथावत है, और पी एफ का मान आ गया माइनस एफ, और ए डेस एफ को लिख दिया अपन ने माइनस वी प्लस एफ। तो अब क्या करेंगे अपन, समीकरण 2 और 4 की तुलना करेंगे।
अगली प्रक्रिया में समीकरण 2 व 4 की तुलना करने पर, तो देखो समीकरण 2 का बायां पक्ष क्या था, ए बी बटा ए डेस बी डेस। समीकरण 4 का बायां पक्ष भी क्या है, ए बी बटा ए डेस बी डेस। तो बाएं पक्ष बराबर है तो इनके दाएं पक्ष भी क्या होंगे, बराबर। तो दायां पक्ष समीकरण 2 का है u बटा v, और समीकरण 4 का दायां पक्ष है माइनस एफ बटा माइनस वी प्लस एफ। इन को अपन वज्र गुणा करके संबंध प्राप्त करेंगे। तो यहां पर वज्र गुणा देखो किस प्रकार से किया जाएगा। वज्र गुणा करने के लिए अपन u को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वी प्लस एफ से, तो u मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस वी प्लस एफ से, बराबर v मल्टीप्लाई होगा माइनस एफ के साथ, तो ये हो जाएगा माइनस वी एफ। अब अपन u को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अगले स्टेप में अपन u कह सकते हैं कि माइनस यू वी प्लस यू एफ बराबर माइनस वी एफ। अगली स्टेप में अपन इस वी एफ को इधर ले आते हैं ताकि ये प्लस का हो जाए, ये माइनस का उधर जाकर के प्लस का हो जाएगा। तो अगली स्टेप में अपन कहेंगे कि यू एफ ये हो जाएगा प्लस वी एफ बराबर हो जाएगा यू वी। अगली स्टेप में अपन एफ कॉमन ले लेते हैं, तो एफ कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा u प्लस वी बराबर हो जाएगा u v। अब अपन क्या करते हैं, इस एफ को उधर ले आते हैं, u v का इसमें भाग दे देंगे। तो अगली प्रक्रिया में u प्लस वी डिवाइड बाई यू वी बराबर 1 बटा एफ। अलग अलग भाग दे दो इसमें, तो हमारे पास में आ जाएगा u से u कैंसिल हो जाएगा, 1 बटा v प्लस 1 बटा u बराबर 1 बटा f। इसी को अपन कहते हैं दर्पण समीकरण। तो ये रिलेशन हमें फाइंड आउट करना था, दर्पण समीकरण। तो हमारे पास में दर्पण समीकरण आ गई है 1 बटा v प्लस 1 बटा u बराबर 1 बटा f। ये हर प्रकार के दर्पण के लिए लागू है, ये अवतल दर्पण के लिए भी लागू है और उत्तल दर्पण के लिए भी लागू है। तो गोलीय दर्पणों के लिए हमें ये संबंध फाइंड आउट करना था। एक बार दोबारा से देख लें, समीकरण 2 और 4 की तुलना से ये लिखा। तुलना करने के बाद में अपन ने वज्र गुणा किया है। वज्र गुणा से आगे की ये जो प्रक्रिया है, भाग देना, पक्षांतरण करना, और उससे फाइनल हमें रिजल्ट मिला 1 बटा वी प्लस 1 बटा यू बराबर 1 बटा एफ। इसी को कहते हैं अपन दर्पण समीकरण। तो अपन दर्पण समीकरण निकाल चुके हैं। अब इस दर्पण समीकरण से संबंधित एग्जाम में किस प्रकार के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो उस पर अपन जिक्र करने वाले हैं। जैसे एक सवाल है मेरा, पांच सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल दर्पण से बिंब 10 सेंटीमीटर दूर स्थित है। तो प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति निर्धारित कीजिए। प्रकृति निर्धारित कीजिए, यानी आपको यह बताना है कि प्रतिबिंब कितनी दूरी पर जाकर बनेगा, प्रतिबिंब वर्चुअल आभासी होगा या रियल वास्तविक होगा, यह भी आपको बताना है। तो सबसे पहले तो आप ये देखो
कि सवाल के अंदर हमें दर्पण कौन सा दे रखा है, तो यहां पर दर्पण हमें दिया हुआ है उत्तल दर्पण। यहां पर उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो अपन यहां पर +5 सेंटीमीटर लिखेंगे। कभी भी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक नहीं होगी, हमेशा ही क्या होगी, धनात्मक होगी। इसीलिए मैंने F बराबर लिखा है +5 सेंटीमीटर। अगर अवतल होता तो मैं यहां पर ऋणात्मक लिखता। फिर इसके बाद में है कि उत्तल दर्पण से बिंब 10 सेंटीमीटर दूर रखा गया है। इसका मतलब वो हमें बिंब दूरी का मान दिया हुआ है, U का मान दिया हुआ है। और U के लिए कल मैंने एक आपको बात बताई होगी कि U का मान, चाहे आपका उत्तल दर्पण है चाहे अवतल दर्पण है, हमेशा ही इसका मान ऋणात्मक होता है। और ऋणात्मक होने के पीछे कारण भी बताया था कि हमेशा वस्तु दर्पण के सामने रखी जाती है, तो वो आपतन के विपरीत दिशा में आ जाती है दूरी, इसीलिए U का मान क्या होता है, नेगेटिव। तो मैं यहां पर U का मान -10 सेंटीमीटर लिखूंगा। अब इसके बाद में अपन चर्चा कर लेते हैं कि प्रतिबिंब यानी V ज्ञात करना है, प्रतिबिंब की स्थिति। तो इसके लिए सिंपल हमें देखो F दिया है, U दिया है और V डिटरमाइन करना है। तो दर्पण समीकरण क्या कहती है, दर्पण समीकरण कहती है कि 1/V + 1/U बराबर होता है 1/F। तो यहां पर 1/V तो हमें ज्ञात करना है, प्लस U का मान कितना दे रखा है, 1/-10 बराबर 1/5। अगली प्रक्रिया में देखो 1/V बराबर -1/10 उधर जाकर के प्लस का हो जाएगा, तो 1/5 + 1/10। तो अपन लिख सकते हैं 1/V बराबर, यहां पर 10 एलसीएम ले लेंगे, 10 एलसीएम लेते हैं, यहां पर हो जाएगा 2 + 1। इसका मतलब ये हो गया 1/V बराबर 3/10। इसका मतलब ये हो गया कि V का मान होगा 10/3 सेंटीमीटर। 10/3 सेंटीमीटर का मतलब होता है 3.33 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की स्थिति आ चुकी है कि प्रतिबिंब 3.33 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। साथ में आपको यह भी नजर आ रहा है कि V का मान ये धनात्मक आ रहा है, ये V का मान कौन सा आ रहा है, धनात्मक। तो यहीं से स्पष्ट है कि प्रतिबिंब आपका आभासी बनना है, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनते हैं, तो तभी ये V पॉजिटिव आ सकता है, अन्यथा V पॉजिटिव नहीं आता है। क्योंकि दर्पण के सामने अगर प्रतिबिंब बन जाता है तो उस केस में फिर आपका प्रतिबिंब क्या होगा, रियल होगा, वास्तविक होगा, लेकिन ये दर्पण के पीछे होने के कारण ये दूरी क्या आ रही है, धनात्मक। तो अपन प्रकृति यहीं से बता सकते हैं, इसकी जो प्रकृति होगी वो आभासी होगी। और आभासी प्रतिबिंब सदैव क्या होते हैं, सीधे बनते हैं। सीधे का मतलब मैंने बताया था कि अगर बिंब मुख्य अक्ष से ऊपर है तो प्रतिबिंब भी मुख्य अक्ष से ऊपर ही बनता है। तो सवाल अपना कंप्लीट होता है। इसके बाद में अपन आवर्धन की चर्चा कर लेते हैं यहां पर कि आवर्धन क्या होता है, आवर्धन सूत्र दर्पण के लिए किस प्रकार से निर्धारित किया जाएगा। तो सबसे पहले अपन आवर्धन की ही बात कर लेते हैं। दर्पण का आवर्धन, आवर्धन को इंग्लिश में बोलते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन आवर्धन जैसा कि नाम से स्पष्ट है, बढ़ा हुआ दिखाई देना। अब वो बढ़ा हुआ क्या हो सकता है, जैसे अपन गोलीय दर्पणों से इमेज का निर्माण करते हैं। कल के वीडियो में अपन ने अवतल और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनाना सीखा था। तो अवतल दर्पण से प्रारंभ में जो प्रतिबिंब मिल रहे थे वो छोटे मिल रहे थे, सी पर हमें वो बराबर मिले। इसके बाद के जो प्रतिबिंब है वो बड़े होते चले गए। इसका मतलब अवतल दर्पण से अपन छोटे, मीडियम और बड़े प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं।
उत्तल दर्पण से भी अपन ने प्रतिबिंब प्राप्त किए थे, वो वस्तु के आकार से छोटे प्राप्त हो रहे थे। इसका मतलब कोई प्रतिबिंब वस्तु के आकार की तुलना में कितना गुना बड़ा है अथवा कितना गुना छोटा है, उसी को कहते हैं अपन दर्पण का आवर्धन। तो आवर्धन क्या है कि आपका जो प्रतिबिंब है वो वस्तु की तुलना में कितना बड़ा हुआ है अथवा कितना गुना उससे छोटा है, उसी को अपन क्या कहते हैं, दर्पण का आवर्धन कहते हैं। जैसे सपोज करो आवर्धन को अपन स्मॉल m से दर्शाते हैं और m का मान हमें प्राप्त हुआ +3। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो प्रतिबिंब है वो वस्तु की तुलना में 3 गुना बढ़ा हुआ है। तो यहां पर आवर्धन की परिभाषा मैं बता चुका हूं आपको। इसके बाद में दर्पण का जो आवर्धन है इसको अपन एक फॉर्मूले से भी दर्शाते हैं। तो अपन इसको लिख सकते हैं कि सिंपल इसका फॉर्मूला होता है m बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटा बिंब की लंबाई, बिंब की लंबाई, या इसको यूं भी कह सकते हैं कि m बराबर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट i और साइज ऑफ इमेज बटा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो m बराबर i बटा o, या फिर कल अपन ने 2 नोटेशन लिए थे h और h डेस। तो h तो अपन किसके लिए काम में ले रहे थे, बिंब की लंबाई के लिए, और h डेस अपन काम में ले रहे थे प्रतिबिंब की लंबाई के लिए। तो इसको अपन कह सकते हैं कि m बराबर आपका फॉर्मूला हो सकता है h डेस बटा h। ये आवर्धन के ही सूत्र हैं। एक आवर्धन का सूत्र ये भी होता है m बराबर v बटा u। v प्रतिबिंब दूरी और u होती है बिंब दूरी। तो प्रतिबिंब दूरी और बिंब दूरी के पदों में भी अपन आवर्धन का सूत्र ज्ञात करेंगे आगे। तो इसका पूरा कंप्लीट डेरिवेशन है। तो अगला जो डेरिवेशन है वो यही है कि m का मान v बटा u किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है। तो इसके लिए